नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने ही यूट्यूब चैनल लक्ष्य क्लासेस पर। आज हम आपके लिए लेके आए हैं सीटेट हिंदी पेडालॉजी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि सीटेट के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। आप सब लोग जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए और सेशन को शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों में जो भी सीटेट का एग्ज़ाम देने वाले हैं। उन सभी में आप इस सेशन को शेयर कर दीजिए ताकि सभी लोग जल्दी से जुड़ जाएं और हमारे इन प्रश्नों का लाभ उठा सकें। सीटेट हिंदी पेडालॉजी के प्रश्न हम करवाएंगे जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। चलिए, आशा करते हैं आप सब लोगों ने शेयर कर दिया होगा और सब लोग जुड़ भी गए होंगे। जिन लोगों ने शेयर नहीं किया है वो शेयर कर दीजिए और सेशन को लाइक कर दीजिए। चलिए प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न है हमारा, एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग। हमें ये देखना है कि एक से अधिक भाषाओं के प्रयोग से क्या होता है, ठीक है, ये हमें बताना है। प्रश्न को बहुत ही ध्यान से पढ़ना है क्योंकि इसमें प्रश्न में ही आंसर होता है। एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग ये हमसे पूछा है। ऑप्शन है हमारा, कक्षाई जटिलताओं को बढ़ाता है। सेकंड ऑप्शन है, शिक्षकों के लिए गहन समस्या है। तीसरा ऑप्शन है हमारा, संज्ञानात्मक विकास में सहायक है। चौथा ऑप्शन है, किसी भी एक भाषा में निपुणता में बाधक है। हमें ये बताना है कि एक से अधिक भाषाओं का जब हम प्रयोग करते हैं तो इनमें से क्या होता है। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर करके बताइए कि जब एक से अधिक भाषाओं का आप प्रयोग करेंगे तो क्या होगा। पहला ऑप्शन है हमारा, कक्षाई जटिलताओं को बढ़ाता है। क्या ऐसा होगा, कक्षा में जटिलता आ जाएगी या जटिलता जो है वो बढ़ जाएंगी? नहीं, आप कहेंगे ऐसा तो नहीं होता। शिक्षकों के लिए गहन समस्या है। क्या बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग करेंगे तो? आप कहेंगे ऐसा भी तो नहीं होगा। तीसरा ऑप्शन है हमारा, संज्ञानात्मक विकास में सहायक है। क्या एक से अधिक भाषाओं का हम प्रयोग करेंगे तो बच्चे का संज्ञानात्मक विकास होगा? आप कहेंगे होगा तो सही भाई, जब एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग करेगा तो एक से अधिक भाषाएं सीखने को भी मिलेंगी। जब सीखने को मिलेंगी तो संज्ञानात्मक विकास तो होगा। सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। अब ऐसा नहीं है कि हम डी ऑप्शन को पढ़ेंगे भी नहीं, पढ़ना है हमें। हो सकता है डी ऑप्शन हमारा सी से भी ज़्यादा अच्छा हो। किसी भी एक भाषा में निपुणता में बाधक है। क्या एक से अधिक भाषाओं का हम प्रयोग करेंगे तो एक भाषा में निपुणता में ये बाधक होगा? आप कहेंगे ऐसा तो नहीं होगा। किसी एक भाषा में यदि हमको हिंदी आती है और हम इंग्लिश भी साथ के साथ कवर करना चाहें या एक से अधिक भाषाओं में हमें इंग्लिश भी मिल जाए तो क्या होगा? क्या हम हिंदी को भूल जाएंगे? ऐसा नहीं होगा। क्या हिंदी हमें आनी बंद हो जाएगी? आप कहेंगे ऐसा नहीं होगा। तो सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा। ठीक है, एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग करने से क्या होता है? संज्ञानात्मक विकास होता है बच्चे का। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, दृष्टिबाधित बच्चों को भाषा सिखाते समय। दृष्टिबाधित बच्चे हैं, आपको प्रश्न बहुत ही ध्यान से पढ़ना है। क्या है, जो बच्चे हैं वो दृष्टिबाधित हैं और उनको भाषा सिखाते समय हमें क्या करना है ये हमें बताना है। बताना किससे? हमें ऑप्शन पढ़ने और उससे बताना है कि हमें कौन सा सही है। पहला ऑप्शन है हमारा, उन्हें कक्षा में अलग बिठाना चाहिए ताकि उन पर विशेष ध्यान दिया जा सके। बी ऑप्शन है, उन्हें विभिन्न भाषिक गतिविधियों में शामिल नहीं करना चाहिए। सी ऑप्शन है हमारा, कम पाठों वाली पाठ्य पुस्तक का निर्माण किया जाना चाहिए। और डी ऑप्शन है हमारा, एक से अधिक मौखिक भाषा का प्रयोग करना चाहिए। चार ऑप्शन दिए गए हैं। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आप अपना आंसर दीजिएगा, फिर मैं बताती हूँ कौन सा सही हो। सीटेट में प्रश्न बहुत ही आसान आते हैं, ऐसा नहीं है कि बहुत हार्ड प्रश्न आते हैं, लेकिन बस समझ पे डिपेंड करता है कि आप वहाँ बैठ के आप कितनी आपकी समझ काम कर रही है। आपको एक टीचर की तरह खुद को देखना है कि आप एक टीचर हैं और आपको बच्चों को पढ़ाना है। तो यहाँ क्या है, दृष्टिबाधित बच्चे हैं क्लास में और आप एक टीचर हैं, तो आप कैसे पढ़ाएंगे? क्या करेंगे? उन्हें कक्षा में अलग बिठा देंगे ताकि उन पर विशेष ध्यान दे सकें। आप उन पर नज़रें गड़ाए बैठे रहेंगे और उन्हें कक्षा से अलग बिठा देंगे, ऐसा करेंगे? नहीं भाई। क्यों? क्योंकि भाई बच्चा दृष्टिबाधित है, उसके लिए ऐसी सामग्री का प्रयोग करना है जिससे कि वो उसके समझ में आ जाए। अलग बिठाने से क्या होगा? कुछ नहीं।
उन्हें विभिन्न भाषिक गतिविधियों में शामिल नहीं करना। जब आप शामिल ही नहीं करेंगे उन्हें किसी भी गतिविधि में तो सीखेंगे क्या? कुछ नहीं सीखेंगे। ये तो गलत बात है। अब है कम पाठों वाली पाठ्य पुस्तक का निर्माण किया जाना चाहिए। बच्चे देख नहीं सकते और आप कह रहे हैं कि यदि सामान्य बच्चों की किसी पाठ्य पुस्तक में 4 पाठ हैं और उनकी में 2 कर दो तो काम चल जाएगा। क्या आपको लगता है ऐसा होगा? नहीं होगा। पाठ कम करने से भाई दृष्टिबाधित बच्चों की समस्याएं हल नहीं हो सकती। क्या होगा? डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा। कैसे? एक से अधिक मौखिक भाषा का प्रयोग करना चाहिए। मतलब बच्चे देख नहीं सकते, सुन तो सकते हैं ना, तो हम उनके सामने क्या करेंगे? बोल बोल कर अपनी भाषा का प्रयोग करेंगे। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है प्राथमिक स्तर पर भाषा की पाठ्यपुस्तकों में किस तरह की रचनाओं को स्थान दिया जाता है? तो हमें ये बताना है कि प्राथमिक स्तर पर भाषा की पाठ्यपुस्तकों में किस तरह की रचनाओं को स्थान दिया जाता है। सबसे पहले ऑप्शन है हमारा विदेशी साहित्य की रचना, बी ऑप्शन है हमारा ऐसी रचनाएं जो बच्चों के परिवेश से जुड़ी हों और जिनमें भाषा की अलग अलग छटाएं हों, सी ऑप्शन है हमारा जो प्रत्यक्ष रूप से मूल्यों पर आधारित हों, और डी ऑप्शन है हमारा केवल कहानियाँ अथवा कविताएं। आपको ये बताना है प्रश्न के अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन सही है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा कौन सा ऑप्शन प्रश्न के अकॉर्डिंग सही है। सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि प्राथमिक स्तर के बारे में बात हो रही है और क्या पूछा जा रहा है, रचनाओं को स्थान दिया जाना चाहिए, किस तरह की रचनाओं को, ठीक है, ये बताना है। तो क्या विदेशी साहित्य की रचनाओं को स्थान देना चाहिए प्राथमिक स्तर पर? आप कहेंगे नहीं देना चाहिए। ऐसी रचनाएं जो बच्चों के परिवेश से जुड़ी हों और जिनमें भाषा की अलग अलग छटाएं हों, क्या ऐसी रचनाओं को स्थान देना चाहिए? आप कहेंगे सही तो लग रहा है, चलो पर आगे देखते हैं क्या होता है। जो प्रत्यक्ष रूप से मूल्यों पर आधारित हो, ऐसी रचनाओं को स्थान देना चाहिए। आप कहेंगे कि छोटी क्लास है, शायद इसको बच्चा ना समझ पाए। केवल कहानियाँ अथवा कविताएं, ऐसी रचनाओं को स्थान देना चाहिए। कहानियाँ और कविताएं तक ठीक है, ऐसी रचनाओं को स्थान देना चाहिए जिसमें कहानियाँ हो ताकि बच्चों को जल्दी समझ में आ जाए, कविताएं हो क्योंकि कविता से बच्चे जल्दी सीख लेते हैं। लेकिन ये जो केवल लगा हुआ है ना, ये गलत है। केवल कहानियाँ अथवा कविताएं, ये तो गलत बात है नहीं। केवल कहानी और कविताओं से ही थोड़ी ना बच्चे सीख लेंगे। तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। ऐसी रचनाएं जो बच्चों के परिवेश से जुड़ी हों। हम अपने आसपास के बारे में यदि बात करते हैं, बच्चों के परिवेश से जुड़ी हुई उनसे बातें करते हैं, तो क्या होता है कि बच्चों को वो चीज़ें जल्दी याद हो जाती हैं। उनके परिवेश से जोड़ के हम किसी चीज़ को समझाते हैं तो बच्चों को वो चीज़ें बहुत ज़्यादा रोचक लगती हैं। ठीक है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं। प्रश्न है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों का भाषिक क्षमता के आकलन का सबसे उचित तरीका है? इसमें भाषिक क्षमता के आकलन की बात बोली है और बोला है हमसे कि कौन सा ऐसा तरीका है जो सबसे उचित है भाषा का आकलन करना है। ठीक है, अब ऑप्शन देख लेते हैं। बादल, आसमान, चिड़िया, बच्चे आदि संज्ञा शब्दों का प्रयोग करते हुए कहानी लिखिए। ठीक है, बी ऑप्शन है हमारा संज्ञा की परिभाषा को पूरा कीजिए। सी ऑप्शन है हमारा संज्ञा को परिभाषित कीजिए और डी ऑप्शन है हमारा संज्ञा शब्दों के 2 उदाहरण दीजिए। कौन सा ऑप्शन इनमें से आपको बिल्कुल सही लग रहा है वो आपको बताना है। भाषिक क्षमता का यदि आप आकलन करेंगे, किसी का छोटा बच्चा है वो, तो किस प्रकार से सही तरीके से कर सकते हैं ये आपको बताना है। चलिए आंसर ले लेते हैं क्या होगा। क्या संज्ञा शब्दों के 2 उदाहरण कोई बच्चा आपको बता दे और आप समझ लेंगे कि बच्चे की भाषिक क्षमता ठीक ठाक है? क्या संज्ञा की परिभाषा आपको बता दे तो आप समझ लेंगे कि बच्चे को हिंदी अच्छी खासी आती है? क्या संज्ञा की परिभाषा को पूरा करने से आप समझ लेंगे? आप कहेंगे नहीं। और यदि पूछा जाए क्यों नहीं? क्योंकि यदि हम संज्ञा की परिभाषा पूछें या संज्ञा के 2 उदाहरण पूछें
ये एक लिमिट हो गई शब्दों की, या फिर वो किताब में से याद करके आपको लिमिट के शब्द बता सकता है, ठीक है। लेकिन यदि हम बादल, आसमान, चिड़िया, बच्चे, इन सब पर एक कहानी लिखने के लिए उसे बोलेंगे बच्चे को, तो क्या होगा, वो उसमें अपने शब्द भी डालेगा। उसने जो अपने आसपास चिड़िया जो है उनको जो करते हुए देखा होगा, बच्चे हैं जिनको खेलते हुए देखा होगा, आसमान है कैसा होता है आसमान, मतलब उसके अंदर अपने अंदर बहुत सारे प्रश्न आएंगे और वो उनका जवाब देगा, उनके बारे में लिखेगा। इससे उसकी भाषा का क्षमता जो है, उसकी आकलन अच्छी तरह से हो पाएगा कि बच्चे को कितनी जानकारी है और बच्चा किस प्रकार से लिख सकता है, अपनी बातों को रख सकता है या नहीं रख सकता है। तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है, बच्चे की मौखिक अभिव्यक्ति का विकास करने के लिए सबसे कम प्रभावी तरीका कौन सा है। भाई हमें क्या करना है, मौखिक अभिव्यक्ति का विकास करने के लिए बताना है कि सबसे कम प्रभावी तरीका कौन सा है, ज़्यादा नहीं, कम प्रभावी तरीका कौन सा है। व्याकरण आधारित संरचना अभ्यास, अपने अनुभवों का वर्णन, बातचीत करना या संवाद अदागे। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए आंसर ले लेते हैं। मौखिक अभिव्यक्ति का विकास करने के लिए हमसे पूछा है, तो क्या करेंगे, क्या कोई संवाद करेगा तो इससे मौखिक अभिव्यक्ति नहीं होगी। भाई संवाद करने में तो मौखिक अभिव्यक्ति होती है, ऑप्शन तो सही होना चाहिए। हमसे पूछा है कि कम प्रभावी, बातचीत करने में भी अच्छा खासा संवाद कर लेते हैं, मौखिक अभिव्यक्ति अच्छी खासी होती है जो हम किसी से बातचीत करते हैं। तो अपने अनुभवों का वर्णन करेगा तो भी मौखिक अभिव्यक्ति अच्छी खासी होगी। लेकिन ए ऑप्शन जो है हमारा, व्याकरण आधारित संरचना अभ्यास, किसी व्याकरण पर आधारित संरचना का यदि हम अभ्यास करते हैं तो क्या होगा, मौखिक अभिव्यक्ति का विकास जो है वो सबसे कम प्रभावी तरीके से होगा, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। ए ऑप्शन यहाँ पे ठीक था। प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। क्या पूछा है हमसे, प्रश्न को बहुत ही ध्यान से पढ़ना है। द्वितीय भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है, और नहीं पर तो देखते ही गोला कर लेना है कि भाई नहीं पूछा है, क्योंकि प्रश्न थोड़े से बड़े आते हैं और जब तक हम ऑप्शन पढ़ते हैं ये भूल ही जाते हैं कि नहीं पूछा था या हाँ पूछा था, ठीक है। तो ऐसा आपको नहीं करना है, सावधानी के साथ पहले प्रश्न पढ़ना है और जो नहीं है उस पर गोला कर लेना है, ताकि आपको याद रहे कि हाँ इसमें नहीं भी पूछा है। चलिए अब आंसर ले लेते हैं। ऑप्शन है हमारा, विभिन्न क्षेत्रों स्थितियों में हिंदी की विभिन्न प्रयुक्तियों को समझने को योग्यता का विकास, या समझने की होना चाहिए था, ठीक है, समझने की योग्यता का विकास। हिंदी के व्याकरणिक नियमों को कंठस्थ करना, दैनिक जीवन में हिंदी में समझने तथा बोलने की क्षमता का विकास, और डी ऑप्शन है हमारा, बोलने की क्षमता के अनुरूप लिखने की क्षमता का विकास। तो आपको ये बताना है कौन सा ऑप्शन चाहिए। नहीं है पूछा, ये याद रखना है, ठीक है। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। बोलने की क्षमता के अनुरूप लिखने की क्षमता का विकास, ये क्या है, ये तो भाई आपको ठीक लगना चाहिए, क्योंकि जब बोलने की क्षमता है तो उसे लिखना भी आना चाहिए। दैनिक जीवन में हिंदी में समझने तथा बोलने की क्षमता का विकास, ये भी सही है। दैनिक जीवन में आपको हिंदी समझने तथा बोलने की क्षमता का विकास होना चाहिए। आगे, हिंदी के व्याकरणिक नियमों को कंठस्थ करना। किसी भी प्रश्न में आपको जब कंठस्थ करने की बात आए तो आपको समझ लेना है कि वो ऑप्शन सही नहीं है। क्यों? क्योंकि कंठस्थ करना कभी भी सही ऑप्शन नहीं होता है। किसी चीज़ को रटना, कभी भी किसी चीज़ को याद करना या कंठस्थ करना किसी चीज़ को अच्छी तरह से समझने का उदाहरण नहीं होता है, ठीक है। तो ये कंठस्थ करना यहाँ बिल्कुल गलत है। विभिन्न क्षेत्रों स्थितियों में हिंदी की विभिन्न प्रयुक्तियों को समझने की योग्यता का विकास। विभिन्न क्षेत्रों पे आप हिंदी को समझेंगे तो ये तो अच्छी बात है ना, ये नेगेटिव नहीं है। कौन सा नेगेटिव है? बी ऑप्शन यहाँ पे नेगेटिव है, हिंदी के व्याकरणिक नियमों को कंठस्थ करना, ठीक है। ये ऑप्शन हमारा गलत है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है, भाषा सीखने के लिए कौन सा कारक सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये।
भाषा सीखने के लिए कौन सा कारक सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ये आपको बताना है। भाषा के व्याकरणिक नियम, पाठ पर आधारित प्रश्नोत्तर, भाषा की पाठ्यपुस्तक, समृद्ध भाषिक वातावरण। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा, अच्छा प्रश्न है। ऐसा एक प्रश्न हर बार सीटेट के एग्जाम में देखने को मिलता है। हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप प्रैक्टिस करने मात्र से अच्छे खासे नंबर ला सकते हैं। तो आप हिंदी पेडालॉजी बड़े ही ध्यान से पढ़ेंगे, थोड़ी सी मेहनत में ही आपका हिंदी का काम हो जाएगा। आप यदि रोज़ क्लास भी करेंगे तो भी हिंदी का काम हो जाएगा और इसमें नंबर भी अच्छे खासे मिल जाते हैं। ठीक है, चलिए आंसर ले लेते हैं। हमसे क्या पूछा है? भाषा सीखने के कारक पूछे हैं। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कौन सा है, ये पूछा है। भाषा के व्याकरणिक नियम, क्या ये महत्वपूर्ण है? आप कहेंगे नहीं। पाठ पर आधारित प्रश्नोत्तर, ये महत्वपूर्ण है? आप कहेंगे नहीं। भाषा की पाठ्यपुस्तक, ये भी नहीं। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण तो ये सभी हैं, लेकिन यहाँ पूछा है सबसे ज़्यादा। ठीक है, तो जब सबसे ज़्यादा पूछा है तो डी ऑप्शन हमारा यहाँ सही है, समृद्ध भाषिक वातावरण। जब आपके आसपास ऐसा वातावरण ही बन जाएगा तो पाठ्यपुस्तक और भाषा की ये सब चीज़ें, प्रश्नोत्तर जो हैं, ये आप अपने आप ही समझ में आने लगेंगे आपके, जब आपका वातावरण ही ऐसा बन जाएगा तो। ठीक है ना, तो डी ऑप्शन यहाँ सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण। ठीक है, कभी कभी इस एग्ज़ाम में ऐसा होता है कि प्रश्न सभी सही होते हैं, ऑप्शन सही भी सही होते हैं, लेकिन हमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण वाला बताना होता है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे ऑप्शन सभी सही हैं, लेकिन हमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण वाला बताना है। प्रश्न है, हिंदी भाषा का मूल्यांकन करते समय आप सबसे ज़्यादा किसे महत्व देंगे? सबसे ज़्यादा महत्व हम किसे देंगे, ये बताना है आपको। सीखने की क्षमता का आकलन, काव्य सौंदर्य, निबंध लिखने की योग्यता या व्याकरणिक नियम। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। आपको ये एग्ज़ाम में बैठकर याद रखना है कि जिस पेपर को आप सॉल्व कर रहे हैं उसके आप टीचर हैं और आपको छोटे बच्चों को पढ़ाना है, बड़े बच्चों को नहीं, छोटे बच्चे। तो यहाँ पे जो प्रश्न है वो छोटे बच्चों को आधार में रखकर जब पूछे गए। ठीक है, आपको अपने अकॉर्डिंग नहीं देखना है, छोटे बच्चे के अकॉर्डिंग देखना है। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। व्याकरणिक नियम, क्या छोटे बच्चे में आप व्याकरणिक नियम देखेंगे? आप कहेंगे नहीं। निबंध लिखने की योग्यता, क्या लिखने की योग्यता छोटे बच्चे में देखेंगे? आप कहेंगे नहीं। काव्य सौंदर्य, आप कहेंगे नहीं। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। सीखने की क्षमता का आकलन, बच्चे की क्षमता कितनी है सीखने की, ये आप देखेंगे छोटे बच्चों की क्लास में। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है, एक बहुभाषिक कक्षा में आप किसे सबसे कम महत्व देंगे? बहुभाषिक कक्षा है और इसमें पूछा है कि सबसे कम महत्व आप किसे देंगे। ठीक है, विभिन्न प्रकार का बाल साहित्य, बी ऑप्शन है कक्षा में विभिन्न प्रकार की सामग्री, सी ऑप्शन है कक्षा में बहुभाषिक और बहुसांस्कृतिक संदर्भों के प्रति संवेदनशीलता, डी ऑप्शन है बच्चों को सिखाना कि दो भाषाओं के मध्य विद्यमान समानता व अंतर का विश्लेषण कैसे किया जाता है। ठीक है, इन सब में आपको ये बताना है कौन सा ऑप्शन कम महत्वपूर्ण है। ठीक है, जल्दी से आंसर दीजिएगा। चलिए आंसर ले लेते हैं, क्या होगा? विभिन्न प्रकार का बाल साहित्य, ये ऑप्शन हमारा सही है। बाल साहित्य बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, कक्षा में विभिन्न प्रकार की सामग्री, कक्षा में सामग्री होनी भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमसे पहले ही कहा है कि एक बहुभाषिक कक्षा है। ठीक है, कक्षा में बहुभाषिक तथा बहुसांस्कृतिक संदर्भों के प्रति संवेदनशीलता होनी भी बहुत ज़रूरी है कक्षा में। ठीक है, अब डी ऑप्शन है हमारा, बच्चों को सिखाना कि दो भाषाओं के मध्य विद्यमान समानता व अंतर का विश्लेषण कैसे किया जाता है। भाई बच्चे बड़े नहीं हैं, फिर बता रहे हैं बच्चे बड़े नहीं हैं, बच्चे छोटे हैं, तो आप उनको इतना सब नहीं बताएंगे कि वो दो भाषाओं में विद्यमान समानता व अंतर का विश्लेषण कर सकें। ठीक है, ये सबसे कम महत्वपूर्ण है, डी ऑप्शन। चलते हैं अगले प्रश्न पर।
प्रश्न है भाषा की पाठ्य पुस्तक का निर्माण करते समय सबसे कम महत्वपूर्ण बिंदु है। पाठ्य पुस्तक का निर्माण करते समय आपको बताना है कि कौन सा सबसे कम महत्वपूर्ण है। आप निर्माण करना है पाठ्य पुस्तक का तब बताना है। अभ्यासों में वैविध्य, पाठों की संख्या, सी ऑप्शन है विषय वस्तु में वैविध्य, या डी ऑप्शन है भाषा की विभिन्न छटाएं। आपको बताना है कि कौन सा सबसे कम महत्वपूर्ण है। ठीक है, जल्दी से आंसर दीजिएगा। चलिए आंसर ले लेते हैं, क्या होगा। सबसे कम महत्वपूर्ण बताना है हमें। तो अभ्यासों में वैविध्य होना बहुत ज़रूरी है, ये बिल्कुल सही है। विषय वस्तु में वैविध्य भी होना ज़रूरी है, ये भी बिल्कुल सही है। और भाषा की विभिन्न छटाएं भी होनी ज़रूरी हैं, लेकिन बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल गलत है। अब हमसे कम महत्वपूर्ण पूछा है तो समझ लो यहाँ पे कम महत्वपूर्ण भी है। पाठों की संख्या, जो पाठों की संख्या है वो भाषा की पाठ्य पुस्तक का निर्माण करते समय सबसे कम महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए इन सब ऑप्शनों में बी ऑप्शन सबसे कम महत्वपूर्ण है। बहुभाषिकता, प्रश्न है हमारा बहुभाषिकता, इसके बारे में हमें बताना है। ए ऑप्शन है भाषाई समृद्धि को खतरे में डालती है। दूसरा है भाषा सीखने में बाधा उत्पन्न करती है। तीसरा ऑप्शन है भाषा सीखने में एक महत्वपूर्ण संसाधन है। चौथा ऑप्शन है भाषा सीखने में बहुत बड़ी बाधा है। तो आपको ये बताना है बहुभाषिकता के बारे में कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। चलिए आंसर ले लेते हैं। भाषा समृद्धि को खतरे में डालती है, क्या बहुभाषिकता खतरे में डालती है? आप कहेंगे ऐसा तो नहीं है। भाषा सीखने में बाधा उत्पन्न करती है, क्या बहुभाषिकता भाषा सीखने में बाधा उत्पन्न करती है? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं करती बाधा उत्पन्न। भाषा सीखने में एक महत्वपूर्ण संसाधन है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। बहुभाषिकता जो है वो भाषा सीखने में एक महत्वपूर्ण संसाधन के रूप में काम करती है। ठीक है, अब डी ऑप्शन भी पढ़ेंगे ज़रूर, ऐसा नहीं है कि यहीं छोड़ दें आप। भाषा सीखने में बहुत बड़ी बाधा है, तो डी ऑप्शन हमारा गलत है, क्योंकि बाधा नहीं है, महत्वपूर्ण संसाधन है। ठीक है, चलिए प्रश्न है हमारा भाषा। भाषा के बारे में हमें बताना है, भाषा क्या है। विद्यालय में ही सीखी जाती है, एक नियमबद्ध व्यवस्था है, सदैव व्याकरण के नियमों का ही अनुगमन करती है, या डी ऑप्शन है नियमों की जानकारी से ही निखरती है। आपको ये बताना है कि भाषा क्या है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से आपको सही ऑप्शन बताना है कौन सा है भाषा के बारे में। चलिए आंसर ले लेते हैं, क्या होगा। भाषा विद्यालय में सीखी जाती है, ज़रूरी तो नहीं है भाई भाषा विद्यालय में ही सीखें, हम घर से भी तो भाषा सीखते हैं। हम सबसे पहले तो हम घर से ही सीखते हैं बोलना, तो क्योंकि घर ही सीख लेते हैं, तो ज़रूरी नहीं है हम किसी भी भाषा को जाके विद्यालय में ही सीखेंगे। ठीक है, बी ऑप्शन है हमारा एक नियमबद्ध व्यवस्था है, ये बिल्कुल सही है। भाषा जो है एक नियमबद्ध व्यवस्था है, ऐसा नहीं है कि किसी ने पहले बिना सुने ही कोई बोलना सीख लेगा, बिना बोले कोई पढ़ना सीख लेगा, और बिना पढ़े ही कोई लिखना सीख लेगा। लिखने के लिए पढ़ना ज़रूरी है, और पढ़ने के लिए लिखना ज़रूरी है। ठीक है, तो ये एक नियम होता है भाषा का, नियमबद्ध व्यवस्था होती है। ठीक है, सदैव व्याकरण के नियमों का ही अनुगमन करती है, ऐसा नहीं है। नियमों की जानकारी से ही निखरती है, ऐसा भी नहीं है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए आंसर ले लेते हैं। बच्चे विद्यालय आने से पहले, क्या पहले ये पढ़ लेते हैं, अपनी भाषा की नियमबद्ध व्यवस्था की व्यवहारिक कौशलता के साथ आते हैं। बी ऑप्शन है कोरी स्लेट होते हैं। अब सी ऑप्शन है भाषा का समुचित उपयोग करने में समर्थ नहीं होते हैं, और डी ऑप्शन है भाषा के चारों कौशलों पर पूर्ण अधिकार रखते हैं। ठीक है, तो हमें अब बच्चों के बारे में बताना है, बच्चे कैसे होते हैं जब विद्यालय आते हैं। चलिए
आंसर ले लेते हैं, भाषा के चारों कौशलों पर पूर्ण अधिकार रखते हैं। ऐसा तो नहीं होता है, क्या बच्चे सभी कौशलों पर पूर्ण अधिकार रखते हैं? आप कहेंगे ऐसा नहीं होता है। जो छोटे बच्चे आते हैं, भाषा का समुचित उपयोग करने में समर्थ होते हैं, नहीं होते हैं, लेकिन भाषा का तो वो प्रयोग कर लेते हैं। पूर्ण अधिकार रखते हैं ये कहना गलत है, लेकिन ये कहना भी गलत है कि भाषा का समुचित प्रयोग करने में समर्थ नहीं होते, क्योंकि वो समर्थ होते हैं। ठीक है, कोरी स्लेट भी नहीं होते बच्चे जब विद्यालय आते हैं। ठीक है, ये भी गलत है। अपनी भाषा की नियमबद्ध व्यवस्था की व्यवहारिक कुशलता के साथ आते हैं। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, जब बच्चे पहली बार विद्यालय जाते हैं तो वो बोलना जानते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है, भाषा अर्जन और भाषा अधिगम के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? आपको ध्यान देना है, नहीं है पूछा है हमसे। ऑप्शन देख लेते हैं। भाषा अर्जन में विभिन्न संकल्पनाएं मातृभाषा में बनती हैं। बी ऑप्शन है, भाषा अधिगम में कभी भी अनुवाद का सहारा नहीं लिया जाता। सी ऑप्शन है, भाषा अर्जन सहज और स्वाभाविक होता है, जबकि भाषा अधिगम प्रयासपूर्ण होता है। डी ऑप्शन है, सांस्कृतिक विभिन्नता भाषा अर्जन और भाषा अधिगम को प्रभावित करने वाला महत्वपूर्ण कारक है। आपको बताना है सभी ऑप्शंस में कौन सा ऑप्शन गलत है। आपको गलत वाला ऑप्शन बताना है, कौन सा गलत है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। चलिए जी, आंसर ले लेते हैं, कौन सा होगा। ऑप्शन हमने पढ़ लिए हैं। बी ऑप्शन यहाँ पे गलत होगा। भाषा अधिगम में कभी भी अनुवाद का सहारा नहीं लिया जाता, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, अनुवाद का सहारा नहीं लिया जाता, ये तो गलत है और हमसे यहाँ पे गलत ही पूछा है। ठीक है, तो बी ऑप्शन चाहिए। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है, मंदिरा पहली कक्षा में पढ़ती है और वह मुझे आम बहुत अच्छा लगता है, मैं थक गई आदि वाक्यों का प्रयोग करती है। मदिरा, तो एक लड़की के बारे में बात हो रही है। वो पहली कक्षा में पढ़ती है और मुझे आम अच्छा लगता है, मैं थक गई हूँ, ऐसे बोल रही है। मदिरा के बारे में आपको बताना है। मदिरा केवल सर्वनाम का ही प्रयोग जानती है। दूसरा ऑप्शन है, केवल लिंग की दृष्टि से सर्वनाम का समुचित प्रयोग करना जानती है। तीसरा ऑप्शन है, केवल मैं वाले वाक्य ही बोल सकती है। चौथा ऑप्शन है, लिंग वचन क्रिया आदि की दृष्टि से सर्वनाम का प्रयोग करना जानती है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा भाई। चलिए आंसर ले लेते हैं, क्या होगा। मंदिरा पहली कक्षा में पढ़ती है, बिल्कुल सही लिखा है उसने। पढ़ता है तो नहीं लिखा है, पढ़ती है लिखा है, ये भी सही है। मुझे आम बहुत अच्छा लगता है, लगती है नहीं लिखा है, लगता है लिखा है, ये भी बिल्कुल ठीक है। मैं थक गई, ये भी बिल्कुल ठीक लिखा है उसने। तो मतलब क्या है, डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। लिंग वचन क्रिया की दृष्टि से सर्वनाम का प्रयोग करना जानती है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न। प्रश्न है हमारा, गायक का सही संधि विच्छेद है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। गायक का संधि विच्छेद कौन सा सही है, और ये भी बताना है गायक शब्द में कौन सी संधि है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। अच्छा प्रश्न है और आसान भी है, ये तो समय इसमें लगना नहीं चाहिए। चलिए आंसर ले लेते हैं। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, गेधनक गायक। ठीक है, इसमें आदि संधि होती है, आपको पता भी है, पहले भी पढ़ा है आपने। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है, महावीर शब्द में कौन सा समास है। कर्मधारय समास है, तत्पुरुष समास है, द्विगु समास है, अव्ययभाव समास है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। महावीर शब्द में कौन सा समास है। चलिए आंसर ले लेते हैं, क्या होगा। महावीर, इसका समास विग्रह कैसे करेंगे। महान है जो वीर, कौन सा हो गया समास इसमें, आप कहेंगे और ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, कर्मधारय समास है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है, मजिस्ट्रेट शब्द है, तत्सम है, तद्भव है, देशज है, विदेशज है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। मजिस्ट्रेट शब्द जो है वो कैसा है। चलिए आंसर ले लेते हैं, क्या होगा। मजिस्ट्रेट जो शब्द है वो डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, विदेशज है। न तत्सम है, न तद्भव है, न देशज है, विदेशज शब्द है मजिस्ट्रेट।
चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा का नहीं है? याद रखना, नहीं है पूछा है। जवान, बालक, सुंदरता या मनुष्य? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। चलिए आंसर ले लेते हैं, क्या होगा? जातिवाचक संज्ञा का नहीं है ये पूछा है। जवान एक जातिवाचक संज्ञा का शब्द है, बिल्कुल सही है। बालक जातिवाचक संज्ञा का शब्द है, बिल्कुल सही है। मनुष्य जातिवाचक संज्ञा का शब्द है। सी ऑप्शन हमारा यहाँ बिल्कुल सही है। सुंदरता जो है ये भाववाचक संज्ञा होती है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न। प्रश्न है, रक्तलोचन निम्न में से किसका पर्यायवाची है? शब्द दिया हुआ है रक्तलोचन और पूछा है हमसे कि किसका पर्यायवाची है? दानव का, यक्ष का, कबूतर का या कौआ का? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। आज के सेशन का लास्ट प्रश्न है और अच्छा प्रश्न है। रक्तलोचन वैसे कहते किसको हैं? लाल आंखों वाला। रक्त का मतलब होता है लाल। रक्त के समान जिसकी आंखें हैं, किसकी है भाई? सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, कबूतर की। ठीक है, कभी देखना कबूतर की आंखें जो हैं वो लाल होती हैं। चलिए आशा करते हैं आपको सेशन अच्छा लगा होगा। इसी तरह की वीडियो सीटेट हिंदी पेडालॉजी की आपको और चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और वीडियो आपको कैसी लगी ये भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है ज़रूर, ताकि हम अगली वीडियो में जो इसमें कमी रह गई है वो पूरी कर सकें, या फिर आपको जैसी भी लगी हो वो आप बताएंगे। ठीक है, सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इतनी देर तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।